आपके फ़ोन में कितने इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स होंगे? आप कहोगे 0 या एक आध। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ़ोन में कितने इंडियन ऐप्स होंगे तो आप कहोगे शायद कई सारे। मे बी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, ओयो, कोई पेमेंट का ऐप हो सकता है, कोई फाइनेंस का ऐप हो सकता है। मतलब कि इंडिया में सारे स्टार्टअप्स या फिर सारे प्लेटफॉर्म्स फेल नहीं हो रहे हैं। पर जब बात सोशल मीडिया ऐप्स की आती है, प्लेटफॉर्म की आती है, तो इंडिया इन ऐप्स के लिए ग्रेवयार्ड से कम नहीं है। हमारे पास एक भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसका एडिक्शन लगना तो दूर, उसको हम डेली यूज़ भी नहीं करते। तो ये फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यहाँ तक यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म ऐसा क्या कर पा रहे हैं जो कि हमारे इंडियन एप्लीकेशंस नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो वेव्स की जिसमें इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स उभर कर बाहर आए और फिर चले भी गए। हम एनालिसिस करेंगे उन रीजंस की जहाँ पर इश्यूज आई। कुछ इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स जो कि या तो अब नहीं है, या तो पाइव आउट हो चुके हैं, या फिर कहीं पर मर्ज हो चुके हैं। हम देखेंगे वहाँ पर क्या पैटर्न है। हम देखेंगे सक्सेसफुल कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, वहाँ पर क्या है और वहाँ के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स के फ्यूचर की, और बात करेंगे न्यूली अराइवल अरटाई की, और देखेंगे कि क्या ये ऐप सक्सेसफुल हो सकती है। 2015-16 मेरे कॉलेज डेज, व्हाट्सएप पर देर रात तक ऑनलाइन रहने के लिए किसी रिलेटिव ने मुझे टोका। मैं चाहता तो उनको इग्नोर मार सकता था, और फिर चाहो तो देर रात तक या फिर सुबह तक भी ऑनलाइन रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने वहाँ पे एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया और मुझे पता था कि वो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे और वहाँ पे मैं कंफर्टेबली ऑनलाइन रह सकता हूँ। और वो एप्लीकेशन था हाइक, और उस एप्लीकेशन को मैंने कुछ महीने यूज़ किया और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, या फिर मैंने स्विच कर लिया टेलीग्राम पे। और उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक टेलीग्राम यूज़ कर रहा था। और उस टाइम पे किसी भी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के पीछे का जो बिज़नेस है मैं उसको नहीं जानता था, और मेरा इंटरेस्ट भी उसमें नहीं था। लेकिन जाने अनजाने में मैं जहाँ से गुजरा वो था इंडिया के सोशल मीडिया का फर्स्ट वेव, और हाइक उस वेव का लीडर था। लेकिन आज हाइक शट डाउन हो चुका है। तो क्या रीज़न था जो कि हाइक, जिसमें कि इतने सारे फीचर्स थे और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन था, और वो एक सिंपल कम फीचर वाले एप्लीकेशन व्हाट्सएप से हार गया। हाइक जिसे 2012 में एयरटेल के सुनील भारती मित्तल के बेटे कविन भारती मित्तल ने लॉन्च किया था। इन्होंने हाइक मैसेंजर को व्हाट्सएप का एक ऐसा अल्टरनेटिव बताया जो कि फीचर रिच है और काफ़ी एक्सप्रेसिव है। यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारे इमोजीज, GIFs, एवेटार्स यूज़ कर सकते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक और टेंसेंट जैसी कंपनीज ने हाइक को फंड किया, और देखते ही देखते हाइक $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंच गया। लेकिन वही फीचर्स जो हाइक की ब्यूटी थी, हाइक का पावर था, वही हाइक का कमजोरी बना। हाइक ने खुद को इतना ज़्यादा फीचर रिच बना दिया, उसमें पेमेंट, गेमिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी जो कि उस टाइम के जो मोबाइल फ़ोन्स थे, जो कि इंडिया का एक नॉर्मल यूज़र यूज़ करता था, वो ऐप उस पर सही से चल नहीं पाता था। और वहीं पे व्हाट्सअप एक स्मूथ सा ऐप और सिंपल सा उसका इंटरफेस था, जिसकी वजह से लोग उसको यूज़ करते थे। और यहाँ से स्टार्ट होता है हाइक का डाउनफॉल, और हाइक कई चीज़ों में पाइव आउट करने की कोशिश करता है, और फाइनली हाइक शट डाउन हो जाता है। 2018 में मैंने एक मूवी देखी, सोशल नेटवर्क। अब उस मूवी ने मेरा जो पर्सपेक्टिव था उसको ही चेंज करके रख दिया। मैंने एक सिंपल से एप्लीकेशन जिसको हम डेली यूज करते हैं, उसके पीछे का बिजनेस देखा, उसके पीछे का जो वर्क होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, और एक बड़ा सक्सेस। सेम ईयर मैं नोएडा जाता हूँ और मैं एक टेक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करता हूँ। नोएडा मेरे लिए नया भी था और एक्साइटिंग भी था। हर रोज मुझे स्टार्टअप के सक्सेस की एक नई कहानी देखने को मिलती थी। कभी ओला, कभी ओयो, कभी स्विगी, और न जाने कई सारे सक्सेसेस मुझे देखने को मिल रहे थे, और ये सब काफी शाइनी था। और कहीं ना कहीं मुझे भी मन कर रहा था मैं इंडिया के इस स्टार्टअप वर्ल्ड का हिस्सा बनूं। और वही टाइम था, एक मैंने वेब सीरीज देखी सिलिकॉन वैली, और मैंने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया था अपनी जॉब से, और साथ में मैंने एक फ्रीलांसिंग का वर्क अरेंज किया खुद के लिए, और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी विदाउट किसी प्लान के। मैं 2 साल तक नई नई चीजें ट्राई करता रहा, और 2 साल के बाद जब मेरे पास से पैसा खत्म हो गया और जो फ्रीलांसिंग का वर्क था वो भी ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया, तो वापस से मुझे जॉब पकड़नी पड़ी। और इन 2 सालों में जो भी मुझे फेलियर्स मिले थे, उसकी वजह से अब मैं शायद वो जो शाइनी चीजें देख रहा था, वो जो बस सक्सेसफुल चीजें देख रहा था, अब मैं फेलियर्स को भी देख पा रहा था। मेरा प्लान तो था कि मुझे अभी स्टार्टअप के लिए ट्राई करना है, पर मैं बहुत सारे जो फेल हो रहे थे स्टार्टअप्स, उसको भी देख पा रहा था, और उनके पीछे की जो फेलियर्स के रीजंस हैं
उसको भी अब देख रहा था। और इन्हीं सब के बीच में एक और वेव आती है इंडिया में सोशल मीडिया ऐप्स की, टिकटॉक बैन के बाद। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। India banned the use of TikTok in their टिकटॉक जो कि इंडिया में काफी सक्सेसफुल चल रही थी, एक मैसिव यूजर बेस बना के रखी थी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइनीज ऐप को बंद किया तो उन्होंने बंद किया टिकटॉक को भी, और इसकी वजह से एक बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ और एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली। अचानक से टिकटॉक क्लोन्स की बाढ़ आ गई। सब लोग चाहते थे कि वो जो टिकटॉक के यूजर्स है जिनके पास अभी टिकटॉक नहीं है उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं और वो पैसा जो टिकटॉक कमा रहा था उसको हम कमाना शुरू करें। और इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस को अचानक से बहुत सारे डाउनलोड्स मिले, बहुत सारा ट्रैक्शन मिला। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सब एप्लीकेशन खुद को प्रेजेंट कर रहे थे टिकटॉक के क्लोन के रूप में, जो कि दिखने में और उसका यूजर इंटरफेस टिकटॉक की तरह था, मगर टिकटॉक का जो कोर था वो यहाँ पे मिसिंग था। टिकटॉक का इनोवेशन और एआई बेस्ड उसका रिकमेंडेशन वो ये एप्लीकेशन क्लोन कर ही नहीं पाए। वो एआई बेस्ड एल्गोरिदम जो कि यूजर के पसंद को पहचानता था और उनको टिकटॉक का एडिक्ट बनाता था, वो यहाँ से मिसिंग था। और इसकी वजह से बहुत सारे डाउनलोड्स तो मिले इनको, पर इनका रिटेंशन काफ़ी लो था और यूजर्स आके इनको फिर से छोड़ दिए। और इसीलिए कुछ महीने या साल के बाद इनमें से मैक्सिमम एप्लीकेशंस या तो शट डाउन हो चुके हैं या फिर वो पाइवॉट कर चुके हैं किसी और चीज़ में। अभी एक करंट स्टेज चल रहा है जिसको मैं थर्ड वेव तो नहीं कहूँगा, पर इसको मैं देसी पूछ कहूँगा। इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हमारे पास इंडियंस ऐप्स हों जिन पे कि हम डिपेंड हो सकें, क्योंकि अभी तक हम डिपेंड हैं फॉरेन एप्लीकेशंस पे। तो इसमें मैं एक एप्लीकेशन की और बात करना चाहूँगा जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने पुश किया और उसको जाने से सक्सेस तो मिला, पर फिर वो उस सक्सेस को टिका नहीं पाया। कू एप्लीकेशन, कू ऐप जो ट्विटर के मुकाबले खड़े होने का प्रयास कर रही है। एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है, इसका नाम है कू एप्लीकेशन, जो कि लॉन्च होता है 2020 में और ये खुद को रिप्रेजेंट करता है ट्विटर के अल्टरनेटिव ग्रुप में। ये कहता है कि जहाँ पर ट्विटर पे आपको हेट, पॉलिटिक्स और अननेसेसरी डिबेट्स मिलते हैं, वहीं कू पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको अपने लोग मिलेंगे और आप एक सेफ और सिक्योर माहौल में रहोगे। और जब इंडिया की रूलिंग पार्टी ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया तो इंडिया में एक और वेव आती है जहाँ पे लोग कू ऐप को डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सक्सेस भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, क्योंकि ट्विटर का जो कोर है वो खुद ही निगेटिविटी है। वहाँ पे निगेटिविटी है, हेट है, अननेसेसरी डिबेट्स हैं और सबसे बड़ी बात ग्लोबल कनेक्शन है, ट्रोलिंग है। यानी कि अगर आप कू ऐप की बात करें, मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान में मैच हुआ है और पाकिस्तान मैच हार गया है। अब नॉर्मल सी बात है कि इंडियंस पाकिस्तान को ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर का एल्गोरिदम उस पोस्ट को पुश करता है और लोग वहाँ पे एंगेज होते हैं। बट कू ऐप पे पाकिस्तान के कोई भी सपोर्टर्स है ही नहीं, तो फिर आप ट्रोल किसको करेंगे। इवन उस टाइम पे क्योंकि रूलिंग पार्टी कू को प्रमोट कर रही थी तो ज़्यादातर लोग जो उसको डाउनलोड भी कर रहे थे वो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स ही थे। मतलब डिबेट और ट्रोल की ठीक ठाक कमी थी। इसकी वजह से कू का डाउनफॉल होता है और फिर आगे चलकर हाइप की तरह कू को भी शट डाउन होना पड़ता है। तो अगर हम इन ऐप्स के फेलियर्स पे नज़र डालें तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं इन ऐप्स के फेलियर्स के पीछे। एक क्रिटिसिज्म इंडियन ऐप्स को ये मिलता है कि ये एप्लीकेशन वेस्टर्न सक्सेसफुल एप्लीकेशन को कॉपी करती हैं। अब मैं कॉपी करने को या फिर इंस्पायर्ड होने को ज़्यादा बुरा मानता नहीं हूँ। इवन आप इंडिया में मैक्सिमम जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, ये सब भी किसी न किसी वेस्टर्न एप्लीकेशन के कॉपी हैं या फिर उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन ये सब एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है। यहाँ पे इंडिया में एक बड़ा सा गैप था जिसको इन्होंने फील किया और ये सक्सेसफुल हुए। लेकिन बात जब सोशल मीडिया ऐप्स की आती है तो वहाँ पे आपको कम्पीट करना पड़ता है ग्लोबल सोशल मीडिया ऐप्स से, जो कि ऑलरेडी एक बड़ा सा यूजर बेस लेके बैठी है। अब ये इशू और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आपका AI बेस्ड एल्गोरिदम आपके कॉम्पिटिटर के AI बेस्ड एल्गोरिदम से काफ़ी लो है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि एल्गोरिदम ही तो है, इसको हम कॉपी क्यों नहीं करते, तो ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि छोटे से जावास्क्रिप्ट के कोड नहीं है, बल्कि ऐसी AI जो कि हर एक यूज़र के प्रेफरेंसेस को, बिहेवियर को रीड करती है और केवल वो जो क्लिक कर रहे हैं और जिसको वो देख रहे हैं वैसे रिकमेंडेशंस नहीं, बल्कि वो क्या देख सकते हैं, क्या उनको पसंद आ सकता है, ये भी प्रेडिक्ट करे ऐसी AI। अब क्योंकि इंडिया में AI बहुत पहले से है नहीं, वो अभी भी डेवलप हो रही है, तो जो भी एप्लीकेशंस अभी तक आए वो ज़्यादातर किसी फॉरेन कंपनी की ही AI यूज़ कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं अगर आपका यूज़र डाउनलोड ये सब बढ़ रहा है तो। अब क्योंकि ये आपका खुद का AI नहीं है तो आप इसको बहुत ज़्यादा ट्विक नहीं कर सकते हो और बहुत ज़्यादा इनोवेट भी नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि अगर आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं, AI का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है
और आपको रिटर्न में कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो आप ज़्यादा दिन तक इसके कास्ट को बेयर नहीं कर पाते हो और आपको कंपनी शट डाउन करनी पड़ जाती है। अब एक मिथ ये भी है कि इंडियंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करेंगे। अब ये कई हद तक तो सही है, इंडियंस केवल स्क्रॉल करने के लिए या फिर कोई छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो देखने के लिए तो पे नहीं करेंगे, बट ये पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे जो फॉरेन कंपनीज है वो यहाँ पे सक्सेसफुल चल रही हैं और वो कोई भी फ्री ऑप्शन नहीं देती हैं, उनके डायरेक्ट प्लान्स ही होते हैं और उनका एक बड़ा यूजर बेस इंडिया में है। दैट मीन यहाँ पे पेइंग कस्टमर्स हैं। इवन अगर आप इंडियन एप्लीकेशंस को देखें जैसे कि एस्ट्रोटॉक, पॉकेट एफएम, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल चल रही हैं और उनको भी पेमेंट करना ही पड़ता है। दैट मीन अगर आप इंडियन यूजर बिहेवियर को समझेंगे और उनको वैल्यू फॉर मनी देंगे तो इंडियंस पे करते हैं। अगला जो इशू इंडियन एप्लीकेशंस को आती है वो है एडवर्टाइजमेंट की। कोई बड़ी कंपनी या एजेंसी इन एप्लीकेशन को ऐड तब तक नहीं देगी जब तक इनके पास कम से कम मेटा या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का 1/3 यूज़र बेस हो, और इस यूज़र बेस को हासिल करना ही बड़ा मुश्किल है और इसमें जो टाइम लगता है तब तक मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो शट डाउन हो जाते हैं। अब ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा होगा कि इंडिया में ही ये सब इश्यूज़ हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसी कंट्री की जो कि स्टार्टअप्स के लिए गोल्ड मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे एप्लीकेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो ठीक ठाक से है और सक्सेसफुल हो रहे हैं, पर वहाँ पर भी हर महीने सैकड़ों एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होते हैं सोशल मीडिया के और वो फेल होते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में या तो आपके पास सब कुछ है, एक बड़ा सा यूजर बेस है, या फिर आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े जायंट्स हैं उसमें से कई ने खुद के सोशल मीडिया ऐप्स निकाले और वो तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जैसे कि गूगल का गूगल प्लस और ट्विटर का वाइन। ये भी जो करंट में सोशल मीडिया ऐप्स चल रहे थे उनके सामने टिक नहीं पाए। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना एक काफ़ी टफ चीज़ है और यहाँ पे फेलियर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू अदर स्टार्टअप्स। तो क्या इंडिया में कोई इंडिया का सोशल मीडिया ऐप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता? तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारा न्यूली अराइवल अराटाई का। जोहो कॉर्पोरेशन ने 2021 में अराटाई को लॉन्च किया और अगस्त 2025 में अराटाई को एक सर्ज देखने को मिलता है इनके डाउनलोड्स में, जो कि फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन के रूप में नहीं बल्कि एक स्टेप के रूप में, जो कि इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है इंडिया के टेक इंडिपेंडेंस के लिए। अब ये एप्लीकेशन जहां पर एक तरफ प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी की बातें कर रहा है, क्योंकि इसके डेटा सेंटर्स इंडिया में ही हैं, डेटा जो है वो जो हो के खुद के सर्वर पर स्टोर हो रहा है। ऐप में मीटिंग, पॉकेट और मेंशन जैसे फीचर्स हैं। वहीं पर ये एप्लीकेशन 2025 जहां पर की एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक बेसिक मार्केट स्टैंडर्ड है, अराटाई के चैट्स में नहीं देखने को मिलता। नेटवर्क इफेक्ट एक बड़ा चैलेंज हो सकता है अराटाई के लिए, यानी कि अगर आपके सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर हैं तो आप क्यों ही स्विच करना चाहोगे अराटाई पे? तो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए अराटाई को या तो कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी जिससे कि वो यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाए। अब क्योंकि डाउनलोड तो मैंने भी किया है पर मुझे खुद वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। टेस्टिंग के लिए मैंने एक स्टोरी लगाई थी पर उस पर केवल एक व्यू आता है, बट यस मैं इस एप्लीकेशन को लेकर के काफ़ी होपफुल हूँ। आपको क्या लगता है इस एप्लीकेशन के बारे में, और अगर आपने भी यूज़ किया है इस एप्लीकेशन को तो आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बताइए। लास्ट पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब फेलियर से हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा इंडिया के लिए सोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं। अब मैं खुद ही एक स्टार्टअप में फेल हो चुका हूँ और एक और स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये सब पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो मेरा ही मानना है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप एक व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बना रहे हो या फिर ट्विटर का अल्टरनेट बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो शुरू से ही सही नहीं है। आप एक ऐसे जायंट से डायरेक्ट टक्कर ले रहे हो जो कि एक बड़ा सा यूजर बेस को लेके बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा सही नहीं है, स्पेशली जब आपका प्लेटफॉर्म अभी न्यूली बॉर्न है। तो कोई भी यूजर जो कि एक एप्लीकेशन को यूज कर रहा है 5, 10 या 15 सालों से, जिसको उस ऐप की हैबिट लग गई है, जिसको वो ऐप अभी कंफर्टेबल लगता है, तो वो आपके एप्लीकेशन पे क्यों ही स्विच मारेगा, या फिर उसको कुछ आप एकदम से अलग सा दो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? फोकस ऑन नीश। अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो तो सारी.com करके एक प्लेटफॉर्म है, वो इंडिया में काफी सक्सेसफुल होता है और उसका सक्सेस देख करके उसके सामने कई सारे एप्लीकेशन आते हैं जो कि सेम चीज करने की कोशिश करते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और फिर
कोई तो आता है जो कि एक ऐसा साजिद.com बनाने की कोशिश करता है जो कि केवल गुजरातियों के लिए है या फिर केवल मुस्लिमों के लिए है। मतलब कि वो एक स्पेसिफिक नीश में जा रहा है और वो चीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उनको एक कम्युनिटी मिल रही है जो कि उनके हिसाब से है। तो आपका फोकस कोई स्पेसिफिक ऑडियंस हो सकता है, कोई प्रोफेशन, कोई जेंडर, कोई स्पेसिफिक एज, कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है और इसमें आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपके पास एक बार जब यूज़र आ जाएंगे, आपका यूज़र बेस बड़ा हो जाएगा और फिर आप उस पर ऐड लगाओगे और वहाँ से पैसे कमाओगे, तो शायद ये स्ट्रेटेजी क्वाइट रिस्की है। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए कि आप डे 1 से उसको मोनेटाइज कर सको या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे डे 1 से मोनेटाइजेशन का कोई तो ऑप्शन हो जिसके लिए आप यूज़र को मोटिवेट कर सको। जैसे कि आपने इंडिया में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन देखे होंगे जिसमें कि उनके प्लान 1 रुपये से स्टार्ट होते हैं या फिर उनका 1 रुपये का फ्री ट्रायल है, 1 महीने का, 15 दिन का, 9 रुपये का प्लान है। तो इंडियन जो है वो छोटे प्राइस को देखकर उसको सब्सक्राइब करते हैं और फिर बाद में जब उनको वो चीज़ अच्छा लगता है फिर वो अपनी लिमिट बढ़ाते हैं, वो आपके एक लॉयल यूज़र बन सकते हैं। फिर तो आपके यूज़र किस टाइप के हैं, किस एज के हैं, उनका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, ये सब कुछ जान करके आप उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को सूट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है जिस पे कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा और अपने प्लेटफॉर्म को बेटर करना पड़ेगा। अब देखिए, इंडियन यूजर जो हैं वो फॉरेन एप्लीकेशन में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी और डेटा लीक का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। आपने कई सारा ऐसा न्यूज़ देखा होगा कि वहाँ की कोई कंपनी अपने गवर्नमेंट के भी खिलाफ चली जाती है जब उनके गवर्नमेंट उनसे यूज़र का डेटा मांगती है। और उल्टा इंडिया में अगर आप देखते हैं तो कई बार डेटा लीक के केसेस सुनने को मिलते हैं। इवन अगर मैं अपने फ़ोन में देखूँ तो मुझे कई सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं या फिर स्पैम मैसेज आते हैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। दैट मीन कि मेरा डेटा किसी ने बेचा हुआ है उन एप्लीकेशंस को। उनको लगता है कि एक पेइंग कस्टमर है, इसकी कैपेसिटी ये है, इसलिए वो फिर मुझे स्पैम करते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है तो उसको डेटा और प्राइवेसी का अच्छे से ख्याल भी रखना पड़ेगा और उसको अपने स्टेटमेंट में बार बार दिखाना पड़ेगा जिससे कि वो यूज़र का जो ट्रस्ट है उसको गेन कर सके। रेगुलरिटी की, स्टेबिलिटी की अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में न्यूडिटी, वायलेंस या फिर किसी गैम्बलिंग टाइप का फीचर नहीं रखते हैं तो चांसेस है कि आप इशू में नहीं फंसेंगे। पर फिर भी रेगुलेशंस को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आपकी जब ग्रोथ अच्छे से हो रही हो उसी टाइम पे कोई ऐसा रूल आता है जो कि आपके एप्लीकेशन को शट डाउन करा देता है या फिर बैन करा देता है। तो ये भी एक चैलेंज है और ये भी एक लेसन है। तो आई होप कि फ्यूचर में हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन आएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जिसे हम किसी फॉरेन ऐप का अल्टरनेटिव नहीं कहेंगे बल्कि उसे एक इंडियन ऐप कहेंगे जो कि ग्लोबल सक्सेस पाएगा। आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये चैनल नया है, इस पर जो भी कमेंट करता है या फिर सब्सक्राइब करता है तो मैं उसको स्क्रीनशॉट करके रखता हूँ ताकि जब फ्यूचर में ये चैनल ग्रो करे तो मुझे पता रहे कि ये मेरे पहले ऑडियंस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।